क्या होती है एसआईपी? क्या एसआईपी का मतलब ये होता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, या एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए होती है? फॉर समवन हु इज़ न्यू, ऑल ऑफ दिस कैन बी एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, सो लेट मी एक्सप्लेन। एसआईपी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका होता है पैसा इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हर महीने की 10th डेट को 10 रुपये अपनी पॉकेट में डालूं, तो इसका मतलब है मैं अपनी पॉकेट में एसआईपी कर रहा हूँ। सिंपल। जैसे आरडी क्या होती है, एक फ़िक्स डेट पे आपका पैसा कट होता है और फिर वो एफडी में जमा हो जाता है, वो भी एक तरीके से एसआईपी ही हुई। यूजुअली लोग म्यूचुअल फंड्स में ही एसआईपी करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि एसआईपी बोल रहा है तो मतलब ये इन्वेस्ट करता होगा म्यूचुअल फंड में, बट ऐसा नहीं है। एसआईपी डायरेक्ट स्टॉक्स में भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, डेट फंड्स में भी हो सकती है, या फिर ईटीएफ्स में भी हो सकती है। तो सब लोग ये क्यों बोलते हैं कि एसआईपी करा लो? सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हर महीने निकाल के साइड में रखना है, और ये हर मंथ आपको इन्वेस्ट करना ही है। इससे क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जा रही थी आपने तब भी इन्वेस्ट करा, जब मार्केट नीचे जा रही थी आपने तब भी इन्वेस्ट करा, तो इवेंचुअली एसआईपी की वजह से आपका सारा रिटर्न एवरेज आउट हो गया। तो 4 से 5 साल के अंदर आप एफडी से डबल रिटर्न्स बना ही लोगे। तो ये थी एसआईपी। अब दूसरा तरीका क्या होता है इन्वेस्ट करने का? लमसम। मान लो आपको एक बोनस मिला, यू आर लाइक भाई 50,000 रुपये मिले हैं, अब ये मुझे एक बार में मार्केट पे इन्वेस्ट करने हैं। दिस इज़ कॉल्ड लमसम। इसमें बस एक रिस्क होता है, मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और आपने तभी वहाँ पैसा डाला और उसके बाद मार्केट गिर गई, तो हो सकता है कुछ सालों तक आपके रिटर्न्स ख़राब हो जाएं। यस, इसलिए लोग यूजुअली एसआईपी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें एवरेज हो गया, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है मार्केट, आप हर समय पैसे डाल रहे हो। बट लमसम में आपने गलत टाइम पे पैसा डाल दिया तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज़ वाई यू शुड ओनली डू लमसम इफ़ यू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। तो ये था बेसिक तरीका इन्वेस्ट। डालूँ म्यूचुअल फंड से पैसा? मैं तो सीधा स्टॉक से खरीदूंगा, ना कमीशन देना पड़ेगा, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, वो अलग। डू यू नो हाउ टू रीड चार्ट्स? डू यू नो वट आर मार्केट ट्रेंड्स? Can you actually understand what are the financials of a company? And most importantly, do you actually have the time to do all of this? Obviously not. And this is exactly why mutual funds were invented. So basically, there's a fund manager with a team of experts, and their job is to find out the best performing stocks among 5,000, yes, 5,000 listed in the stock market. ये लोग कंपनी रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल्स पता करते हैं कंपनीज़ के, एंड देन सही जगह आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, इन सब का पैसा तो लगेगा, एंड द कमीशन इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। यूजुअली इट वेरीज अराउंड 0.5 to 1%। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक साल के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं, तो इन लोगों को एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, एंड इट ऑल्सो वेरीज अराउंड 0.5 to 1% डिपेंडिंग ऑन द फंड। तो अगर आप कोई एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हो, विच इज़ लाइक 98% ऑफ पीपल, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स या एफएनओ में पैसा डुबाने से अच्छा म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड्स भी कई तरीके के होते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक में पैसा लगाते हैं दे आर कॉल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जो बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं दे आर कॉल्ड डेट म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड और इंडेक्स फंड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और एक आते हैं फंड ऑफ फंड। म्यूचुअल फंड क्यों बनाए थे कि स्टॉक्स ही इतने सारे हो गए हैं, अब रिसर्च करनी हार्ड थी कि इसमें पैसा लगाएं। अब म्यूचुअल फंड्स ही इतने सारे हो गए हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स का काम होता है ये पता लगाना कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, और वो उनमें पैसा लगाते हैं। और फिर आते हैं ईटीएफ्स। यस, ईटीएफ्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। देश का रिटेलर एफएनओ में भी पैसे डुबा रहा है, स्टॉक्स में भी पैसे डुबा रहा है, और तो और अब म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे ही डुबा रहा है। और फिर कहता है कि भाई स्टॉक मार्केट एक जुआ है। यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग प्लेस। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आते हैं रेगुलर फंड्स। हर म्यूचुअल फंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर। जो डायरेक्ट प्लान है उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, तो आपको कोकोई कमीशन नहीं देना, तो आपका रिटर्न ज़्यादा ही आएगा। मीनवाइल जो रेगुलर फंड्स होते हैं उसमें एक मिडिल मैन होता है, तो वो आपका एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, तो आपको 1 to 1.5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कहाँ से पे होगा? आपके रिटर्न्स में से। सेकंड, एनएफओस यानी कि न्यू फंड ऑफर्स। जिस म्यूचुअल फंड का हमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं पता, उसमें पैसे लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं मल्टी कैप फंड्स। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम गोइंग टू से इट अगेन। मल्टी कैप फंड्स आर जस्ट अ शिटियर वर्जन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। मैं तो ये भी कहूँगा कि लार्ज कैप में भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर यंग, फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाओ,
लार्ज कैप ही होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर, बस थोड़ा बहुत आपका मिड कैप और स्मॉल कैप भी आ जाता है। ELSS भी बर्बाद हो गए जब से न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बेनिफिट हटा दिया गया है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स मेक जीरो सेंस। फिर आते हैं सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, फॉर एग्जांपल IT फंड, EV फंड और ये फार्मा फंड हो गया। इन सब में पैसे लगाने के लिए ना मार्केट साइकिल समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कब फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कब IT अच्छा परफॉर्म करना है, तो टाइम टू टाइम आपको पैसे निकालने पड़ेंगे इसमें से। दिस इज़ वाई यू शुड ऑलवेज अवॉइड देम। वैल्यू फंड, फोकस्ड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, इन सब में भी पैसा मत लगाओ। जितने भी ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं ना, बिल्कुल बेकार है। मल्टी एसेट स्कीम्स होती हैं जिसमें गोल्ड भी है, आर्बिट्राज भी हो रहा है, कमोडिटी में भी जा रहा है पैसा, आपका स्टॉक मार्केट में भी लग रहा है। ये सारी स्कीम्स सबसे घटिया रिटर्न्स देती हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, इफ़ यू आर यंग you do not need diversification and diversification only leads to lower returns। आपको गोल्ड में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई गोल्ड में ना ग्रोथ होती ही नहीं है। गोल्ड इज़ meant टू प्रिजर्व योर वेल्थ, और सिल्वर में तो गलती से मत लगाना पैसा। फंड ऑफ फंड्स, ये भी बकवास चीज़ है। एंड फाइनली इंडेक्स फंड्स। आई नो बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा होगा, बट इंडेक्स फंड से बढ़िया होता है ETF में पैसा इन्वेस्ट। पोर्टफोलियो बार बार चेक करते हो ना, जबकि पता है म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बट स्टिल मन तो करता है कि चेक कर लो आज कितना लॉस या कितना गेन हुआ। अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है ना, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 ETF। यस, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ETFs होते क्या हैं। ETFs और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो दे आर लाइक स्टॉक्स, but they are attached to a certain asset or an index। For example, निफ्टी 50 का ETF ले लेते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो उसका ETF भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो उसका ETF भी नीचे जाएगा। सिंपल एज दैट। तो जिस भी एसेट का ETF हो गया, जैसे गोल्ड ETF हो गया या सिल्वर ETF हो गया, वो उसके साथ साथ ही चलता है और आपको सिमिलर रिटर्न्स ला के देता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन बाय एंड सेल देम एनी टाइम यू वॉन्ट, जस्ट लाइक अ रेगुलर स्टॉक। So how does that make it better than an index fund? Whenever there's a huge panic in the market, Nifty falls sharply, and if you regularly observe it, you can instantly buy that dip। अगर आप इंडेक्स फंड में लमसम करोगे तो आपको उस दिन के क्लोजिंग प्राइस पे ही यूनिट्स अलॉट होंगी। तो अगर मान लो निफ्टी नीचे खुलता है काफ़ी और बंद होते होते वो ऊपर आ गया, तो आपको ये ऊपर वाले प्राइस पे ही यूनिट्स अलॉट होंगी। मीनवाइल ETF में ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट खुला और नीचे चला गया, आपने तभी बाय कर लिया तो वही प्राइस आपको मिल जाएगा। और कभी कभी ETFs इतने ज़्यादा गिर जाते हैं जितना वो ओरिजिनल एसेट ना गिरा भी नहीं होता, तो आप इस एरर का भी फ़ायदा उठा सकते हो। इफ़ यू आर वेरी बिजी एंड रेयरली चेक योर पोर्टफोलियो, देन इट्स ओके स्टिकिंग टू इंडेक्स फंड्स एंड डूइंग SIPs। बट इफ़ यू आर समवन हु वॉन्ट्स टू बाय द डिप एंड मेक एक्स्ट्रा रिटर्न्स, then ETFs are perfect। All mutual funds are not meant for young people. If you are in your 20s, you have enough time to take the risk and invest in a proper growth asset। Let me explain। सबसे पहले you need to understand that gold is not meant to grow your wealth, it is meant to preserve your wealth। अब लास्ट वीडियो में मैंने सेम बात बोली थी तो बहुत सारे लोग रो गए थे। So here's the data। Historically, gold gives a CAGR of about 9 to 10% in a horizon of 10 to 15 years। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें विच कंप्राइजेस ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, द एवरेज इज अराउंड 8%। तो कहाँ है ग्रोथ? सिंपली बिकॉज लास्ट कुछ मंथ्स में गोल्ड में एक रैली आ गई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्ड हर समय ही ऊपर जाता रहता है। देर आर ईयर्स व्हेन गोल्ड इज स्टैग्नेंट एंड डजंट गिव एनी रिटर्न्स। तो ग्रोथ कहाँ है फिर? मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। इनका CAGR एवरेज 15 to 20% के बीच होता है। दैट इज़ वेयर यू गेट अ प्रॉपर ग्रोथ। सो टू पुट इट इन नंबर्स, मान लो आप 5,000 रुपये की SIP कराते हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा इन 15 ईयर्स वुड बी अराउंड 9 लाख। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपके बनेंगे अराउंड 18.8 लाख रुपीज़। मीनवाइल मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अगर आप डालोगे तो आपके बनेंगे 33.8 लाख रुपीज़। दैट्स अ वॉपिंग 15 लाख रुपी डिफरेंस। और आप ये कर सकते हो बिकॉज यू आर यंग, यू हैव द टाइम, यू कैन टेक द रिस्क, योर पर्सनल फाइनेंसेस आर ऑलरेडी सॉर्टेड है ना? अगर नहीं है सॉर्टेड तो सिंपली गो टू माई पेज एंड चेक द हाईलाइट स्टार्ट हेयर। वहाँ पे मैंने फिक्स और फाइनेंस सीरीज़ बनाई है, उसको देखने के बाद आपका पर्सनल फाइनेंस सॉर्ट हो ही जाएंगे। बाय द वे मैं खुद गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। यू आर इन योर 20s एंड आर स्टिल अफ्रेड टू टेक द रिस्क, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।
अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में ही आते हैं। बट लोग डरते क्यों हैं उसमें पैसे लगाने से? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहीं पे हम रिस्क की बात स्टार्ट करते हैं। रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइम रिस्क और दूसरा होता है कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क का मतलब होता है कि आपने जितना भी अमाउंट लगाया उस पर मैक्सिमम आपको कितना लॉस बियर करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इन्वेस्ट सम मनी इन अ सिंगल स्टॉक, देन देर आर चांसेस दैट यू माइट फेस इवन 80 to 90% ड्रॉ डाउन। मीन वाइल इफ यू आर इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट इन अ म्यूचुअल फंड, सबसे ज़्यादा रिस्की फंड में भी लगाओगे तो आपका 30-35% तक ही लॉस देखने को मिलेगा। और क्योंकि आप अभी यंग हो, आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट ही करी है, तो प्रॉबली आप 5,000, 10,000, 15,000 इसी रेंज में पैसे लगा रहे होगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मल्टीपल लैक्स लगा रहे हो कि आपको देखना पड़ रहा है मेरी वेल्थ कहाँ जा रही है ना। तो इस टाइम आपका क्योंकि कैपिटल थोड़ा छोटा है, आप ज़्यादा रिस्की और हायर रिटर्न्स वाले फंड्स में पैसा लगा सकते हो। तो ये बात हो गई कैपिटल रिस्क की। अब आता है टाइम रिस्क। आपकी सबसे बड़ी लग्जरी है टाइम। यू हैव द होराइजन टू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 25 ईयर्स। मान लो मार्केट क्रैश हो गई तो आपके पास इतनी लग्जरी होगी कि कोई बात नहीं, अगले 5 साल में मार्केट वापस ठीक हो जाएगी। आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी बहुत कम है। यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन यू। अभी जॉब स्टार्ट ही करी है तो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो रिस्की प्लेसेस पे। गोल्ड, एफडी, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। आपके घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग इसलिए बोलते हैं गोल्ड में पैसा लगाने के लिए क्योंकि उनके पास खुद कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो इंसान 40s या 50s में है वो लगा सकता है क्या मिड कैप में या स्मॉल कैप में? इवन लार्ज कैप में लगाना भी मुश्किल है। फंड्स में पैसे डालने से पहले हर कोई पूछता है कि भाई बेस्ट फंड्स कौन से हैं। तो आज मैं आपको एक चेक लिस्ट दूंगा विच यू कैन फॉलो एंड फाइंड आउट द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर फ्री। सबसे पहले आपको डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान का ध्यान रखना है। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो। जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो ही आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, फंड साइज और AUM। हमको सिर्फ उसी फंड में पैसा लगाना है जिसका साइज एटलीस्ट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। फोर्थ, एवरेज रोलिंग रिटर्न्स। हमको लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं। अब देखो ये नॉर्मल रिटर्न से डिफरेंट होते हैं। कैसे? नॉर्मली जो रिटर्न्स हमको दिखते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट के होते हैं। मीनिंग मान लो मैं लास्ट 4 साल से पैसे लगा रहा हूँ तो मेरा एक कुछ रिटर्न आया है, वर्सेस मान लो आप 2 साल से पैसा लगा रहे हो तो आपका कुछ अलग रिटर्न होगा। तो मेरे लिए एक फ़ंड डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है, आपके लिए फ़ंड अलग परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों का जब आप एवरेज निकालते हो कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किसी भी टाइम पे स्टार्ट किया हो, उन सबका एक एवरेज रिटर्न को बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स। दिस गिव्स यू अ बेटर आइडिया ऑन हाउ मच रिटर्न्स यू कैन गेट। फिफ्थ, शार्प रेशियो। यह आपको बताता है कि आपको कितने एक्स्ट्रा रिस्क पर कितना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। यूजुअली अ फंड विच हैज़ अ रेशियो ऑफ मोर देन 1 इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। बट हो सकता है कि आपको ये नेगेटिव में भी दिखाए क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे सिर्फ 1 साल का शार्प रेशियो दिखाया जाता है, बट आपको लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का शार्प रेशियो देखना चाहिए। सिक्स्थ, पोर्टफोलियो टर्नओवर और चर्न। मान लेते हैं किसी भी फंड का जो चर्न रेशियो है वो मोर देन 30% है। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर बार बार फंड्स को चेंज कर रहा है, मीनिंग वो डिफरेंट स्टॉक्स में गैम्बलिंग कर रहा है। तो अगर आपका चर्न रेशियो 30% से कम है तो इसका मतलब है थोड़ा स्टेबल रिटर्न्स मिलने वाले। और फाइनली आपको उस AMC का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। आपको चेक करना है कि इनके ज़्यादातर फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर बाई चांस कोई एक फंड ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर उनके ज़्यादातर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो निप्पॉन के अच्छे परफॉर्म करते हैं, HDFC के अच्छे ही परफॉर्म करते हैं, तो मतलब वो एक ट्रस्टेबल AMC है। और ये भी चेक कर लेना कि उनके फंड मैनेजर बार बार चेंज तो नहीं हो रहे। क्या पता आप जितना भी डेटा आप चेक कर रहे हो वो एक दूसरे फंड मैनेजर का था और अब फंड मैनेजर चेंज हो गया है, तो वो भी थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। और इसी के साथ हमारी म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन सीरीज खत्म होती है। नाउ यू नो प्रेटी मच एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर विच यू कैन लर्न, बट जितना ज़्यादा रिसर्च करते जाओगे ना उतना ही एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे। तो एज ऑलवेज फॉलो मी टू बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट।